मूवी के स्टार्ट में हम एक हामला औरत को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसके पास इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था और वो तन तनहा अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे की पैदाइश के बाद जब वो इसे लेकर बाहर निकली तो हमने देखा कि पूरे गांव वाले इससे डरकर अपने घरों में चले गए। यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए कि जैसे उस लड़की को कोई अछूत बीमारी हो। सीन कट होता है और हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है। ये जंग किस लिए चल रही है फिल्म में ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें मार्क नामी एक जख्मी सिपाही दिखाया जाता है जिसे कई गोलियां लग चुकी हैं। वो शदीद जख्मी है, इसके बचने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। दूसरे सिपाही उसे उठाकर मेडिकल कैंप ले जाते हैं जहां इसका इलाज शुरू होता है। वहां सहूलियात ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मार्क बच जाता है। इसी कैंप में इसके कुछ और जख्मी साथी भी इसके दोस्त बन जाते हैं। आखिरकार उनकी छुट्टियां हो जाती हैं और वो जंग से घर वापस लौटते हैं। मार्क सबको अपने घर ले आया था, लेकिन घर पहुंचने पर वो परेशान हो गया क्योंकि घर में ना तो इसका बच्चा था और ना ही इसकी बीवी। नाक कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक किसी ने इसे पीछे से गले लगाया जिस पर वो डर गया। जब इसने मुड़कर देखा तो वो इसकी बीवी नाक थी जो इससे प्यार कर रही थी। नाग मार्क को देखकर बेहद खुश थी क्योंकि इस जंग से इसके वापस आने की उम्मीद तकरीबन ना थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, प्यार करते हैं और एक जज्बाती मंजर बन जाता है। नाग अब अपने बेटे को लाकर अपने शौहर मार्क से मिलवाती है। हम यहाँ देखते हैं कि मार्क के एक दोस्त की नज़र नाग की नाक पर पड़ती है जिस पर वो मशकूक हो जाता है। मार्क अपने दोस्तों को गांव घुमाने ले जाता है, लेकिन बाजार पहुंचते ही सबके रवैये अजीब हो जाते हैं। लोग उनसे घबराकर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि कोई उन्हें सब्जी तक नहीं बेचता। मार्क समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक बूढ़ी औरत उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें अब तक पता नहीं कि तुम किसके साथ रह रहे हो। तुम्हारी बीवी एक भूत है। अगर यकीन नहीं तो उसे अपने पैरों के नीचे से देखो। मार्क के दोस्त इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगले दिन जब वो इसके घर की मुरम्मत कर रहे होते हैं तो उन्हें घर के बाहर एक दफनशुदा लाश नजर आती है। इसके हाथ में एक शादी की अंगूठी थी। ये देखकर वो खौफजदा हो जाते हैं। वो मार्क को बताने ही वाले होते हैं कि अचानक बहुत सी मक्खियां उन्हें काटने लगती हैं, जैसे किसी भूत ने उन्हें रोक दिया हो। आखिरकार वो लिखकर अपने दोस्तों को बताता है कि नाग वाकई एक भूत है और उसने इसकी लाश घर के बाहर देखी है। ये सुनकर इसके दोस्त खौफजदा होकर फौरन वहां से भागने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त उन्हें अपने दोस्त मार्क का ख्याल आया। वो इसे एक भूत के पास छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि रात को चुपके से मार्क को लेकर भाग जाएंगे। जब वो रात में मार्क के पास पहुंचे तो मार्क को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं आया। इसी दौरान एक लड़का उनसे मदद मांगने आया, वही लड़का जिसे उन्होंने सुबह बाजार में देखा था। उसने बताया, मेरी माँ ने ही आप लोगों को नाग के बारे में बताया था और अब मेरी माँ मर चुकी है। मुझे उनके जनाजे के लिए आपकी मदद चाहिए। वो रोते हुए सबको बता रहा था कि मेरी माँ की कत्ल की जिम्मेदार नाग ही है, क्योंकि उसने आप लोगों को नाग का राज बता दिया था। ये सुनकर वो लड़के भी डर गए कि अगर उन्होंने मार्क को सच बता दिया तो कहीं नाग उन्हें ना मार दे। जनाजे की तैयारी के बाद वो लोग घर वापस आए और मार्क को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो सच बताते नाग वहां आ गई। उसने कहा, खाना तैयार है। मार्क सबको मेज पर बैठने का कहने लगा। देखो मेरी बीवी ने कितना मज़ेदार खाना बनाया है। हालांकि हकीकत में वहाँ सूखे पत्ते और कीड़े थे जो सिर्फ मार्क को नज़र नहीं आ रहे थे। डरते डरते सबने वो कीड़े मकोड़े खा लिए। खाने के बाद वो घर से फौरन भागकर सामने वाले कमरे में छुप गए। उन्हें इस तरह भागता देखकर मार्क हैरान हुआ। इसके दोस्तों ने कहा कि वो मर चुकी है। हमने इसकी लाश देखी थी। शायद वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मार्क ने उन्हें बेवकूफ़ कहते हुए जवाब दिया, नाग एक आम इंसान है। जब मैं जंग पर गया था तो दुकानदार के बेटे ने नाग के साथ बदतमीजी की थी। जब नाग ने उसे मारकर भगा दिया तो उसने नाग को भूत कहकर बदनाम कर दिया। इस दौरान एक अजीब बात यह थी कि मार्क के कपड़ों पर मट्टी लगी हुई थी, जैसे वो गिर गया हो। नाग ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों पर मट्टी क्यों है? लेकिन मार्क ने जवाब ना देकर नाग की तारीफ करना शुरू कर दी, जिस पर वो खुश हो गई। अगले दिन वो सब मेले में गए जहां नाग ने मास्क पहन रखा था ताकि लोग उसे पहचान कर ना डरें। वो एक खेल के जरिए अपने बच्चे के लिए खिलौने जीतना चाह रही थी, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वो नाकाम रही। आखिरकार उसने अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तमाम गेंद गिरा दी। नाग दरअसल एक भूत थी जिस कश्ती में सवार हुए थे।
इसमें लोगों का सामान भी था। नाग के बैठने से कश्ती का वजन बढ़ गया, इसलिए उन्होंने अपना सारा सामान पानी में फेंक दिया। इसके बावजूद कश्ती आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो नाग से कहते हैं कि तुम अपना बच्चा भी पानी में डाल दो, लेकिन नाग ऐसा नहीं कर सकती थी। कश्ती अब भी नहीं चल रही थी और मार्क उन्हें देख लेता है और दरिया में उतरता है। ये देखकर वो लोग हाथ से कश्ती को धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कश्ती नहीं चलती। मार्क चिल्लाते हुए कह रहा था, अरे यार, मैं भूत नहीं हूँ। किसी ने तुम लोगों से कह दिया है कि मैं भूत हूँ, लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं समझते और रोने लगते हैं। अब मार्क के एक दोस्त को गांव वाले की बात याद आती है कि अगर ये चेक करना हो कि भूत कौन है तो अपनी टांगों के नीचे से देखो। जब वो ऐसा करता है तो एक ट्विस्ट सामने आता है कि दरअसल नाग ही भूत थी, जिसे वो इंसान समझकर कश्ती में बिठा चुके थे। जैसे ही इसे नाग की हकीकत का पता चलता है, नाग अपनी सुपर पावर दिखाती है और अपना हाथ लंबा करके इसके कंधे को पकड़ लेती है। वो लोग जल्दी से कश्ती से उतर जाते हैं और मार्क को लेकर एक मंदिर में चले जाते हैं। वहां जाकर वो मार्क को पूरी कहानी सुनाते हैं कि वो किस तरह एक भूत के साथ रहते आए हैं और वो भूत अब उनके पीछे पड़ चुकी है। मार्क उन्हें बचाने के लिए अपने गिर्द रोशनियों का एक हल्का बना लेता है और कुछ रसूमात करते हुए उन लोगों को एक महफूज धागे से बांध देता है। इससे पहले कि मार्क अपनी रसूमात मुकम्मल करता, नाग वहां पहुंच जाती है। इस बार इसने अपना रूप नहीं बदला था, वो अपने भूत वाले रूप में आई थी। नाग को देखते ही मार्क जज्बाती हो जाता है और इसके पास जाने की कोशिश करता है, जबकि इसके दोस्त इसे रोक रहे होते हैं। ये देखकर नाग को गुस्सा आ जाता है और वो उल्टा लटक जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, तुम सबको मसला क्या है? तुम मुझे मार्क के पास जाने क्यों नहीं दे रहे हो? इस पर वो लड़के जवाब देते हैं, हम जानते हैं कि तुम मार्क को वैसे ही मार दोगी जैसे तुमने दुकानदार को मारा था, इसलिए हम मार्क को तुम्हारे पास नहीं जाने दे रहे। नाग अपने दिफा में कहती है, मैंने दुकानदार को नहीं मारा था, वो खुद पानी में गिरकर मर गई थी। दूसरा दोस्त कहता है, तुम एक भूत हो, अब तुम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती हो, तुम भूतों की दुनिया में चली जाओ। इसकी बात सुनकर लहजे में नफरत महसूस करके नाग रोने लगती है और वो कहती है, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मार्क के लिए यहाँ थी। मैं इस दुनिया में बस कुछ लम्हे मार्क के साथ गुजारना चाहती थी और तुम लोगों ने भी वो नहीं करने दिया। मैं मार्क से बहुत प्यार करती हूँ, इस तरह छोड़कर जाना मुझे गवारा नहीं था। इसकी बातें सुनकर मार्क रोने लगता है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें देखकर नाग को भी तकलीफ होती है। वो अपने हाथ लंबे करके मार्क के आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन इसके अपने आंसू टपक रहे होते हैं। एक इंतहाई जज्बाती मंजर था। नाग के सामने अपनी हकीकत बयान करती है, मैं दरअसल अपने बेटे को जन्म देने के बाद ही मर चुकी थी, लेकिन मैंने अपना रूप इसलिए छुपा लिया था ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अब जब तुम मेरी हकीकत जान चुके हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम खुदकुशी नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर दोगे, किसी और से शादी करोगे और खुश रहने की कोशिश करोगे। इसकी बातें सुनकर मार्क अपना आंसू पोंछता है और कहता है, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? मुझे पहले दिन से ही पता चल गया था कि तुम मर चुकी हो। जब इन लोगों ने मुझे बताया तो मुझे पहले ही इल्म था कि तुम भूत हो, बस मुझे तुम्हारी कब्र का पता नहीं था। जब उन्होंने मुझे तुम्हारी लाश दिखाई तो मैं उसे गले लगाकर बहुत रोया। जब मैं वापस तुम्हारे पास आया तो मेरे कपड़ों पर कब्र की मिट्टी लगी हुई थी जिसे तुमने साफ किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने को तैयार हूँ। ये कहकर मार्क नाग के पास चला जाता है और उसे गले लगा लेता है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर नाग के दोस्त भी जज्बाती हो जाते हैं। अब वो फैसला करते हैं कि नाग हमेशा मार्क के साथ ही रहेगी। कहानी की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि उन लोगों ने गांव में एक मॉन्स्टर हाउस बना लिया था जहां वो लोगों को भूत दिखाते थे, क्योंकि उनके पास एक असली भूत थी। इस तरह सबको एक साथ कुछ दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म के स्टार्ट में 2 स्कूल की बसें दिखाई जाती हैं। इसके बाद इस मूवी की मेन कैरेक्टर मित्सुको से मिलते हैं, जो इस स्कूल की स्टूडेंट है। वो पुरसुकून अंदाज में अपनी डायरी में लिख रही होती है जब इसकी एक दोस्त दूसरे स्टूडेंट को तकिए की लड़ाई शुरू करने का मशवरा देती है, जिससे उनके दरमियान खुशी का माहौल बन जाता है। यहाँ तक कि उनकी टीचर्स जो उनके साथ थी उन्हें रुकने और तकिए वापस रखने के लिए कहती हैं। लड़कियां उनका कहना मान लेती हैं और अपनी सीट्स पर वापस बैठ जाती हैं। इसी दौरान मित्सुको की क्लास की एक लड़की नोट करती है कि वो कुछ लिख रही है और शिकायत करती है कि वो हमारे साथ एंजॉय नहीं करती, बस अपनी डायरी में पोइट्री लिखती रहती है। इसके बाद वो लड़की इसकी डायरी खींच लेती है, जिससे इसका पेन ज़मीन पर गिर जाता है।
मित्सुको खामोशी से पैर उठाने के लिए झुकती है और तभी कुछ बहुत खौफनाक होता है। कोई नजर न आने वाली तेज हवा आती है और सामने वाली बस को काट देती है, जिससे तमाम स्टूडेंट्स दो हिस्सों में कट जाते हैं। इसके फौरन बाद वही ना नजर आने वाली ताकत मित्सुको की बस को भी काट देती है, जिसमें सब मारे जाते हैं सिवाय मित्सुको के, जो अभी भी झुकी हुई थी। वो उठती है और जो कुछ हुआ उसे देखकर बहुत खौफजदा हो जाती है। वो मुकम्मल तौर पर सदमे में होती है। वो महसूस करती है कि जिस चीज़ ने बस को काटा और इसके स्कूल की दोस्तों को मार डाला है, वो अब भी वहीं है और उसे भी मारने की कोशिश कर रही है। वो दोबारा झुकती है, जिससे जाहिर होता है कि वो बाल बाल बच चुकी है। हवा इसके करीब के खंभों को काटने लगती है और वो शदीद खौफजदा होकर बस से उतरती है और भागने लगती है। वो पुरस्कार हवा इसका पीछा जारी रखती है। मित्सुको बेकाबू होकर भागती है और जब वो दौड़ती है तो उसे लड़कियों का एक ग्रुप नजर आता है। वो उन्हें झुकने के लिए चीखने लगती है और वो उनमें से एक पर कूद जाती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ग्रुप के बाकी अफराद को समझा पाती कि क्या हो रहा है, तेज हवा उन सबको दो हिस्सों में काट देती है। वो बेचारी लड़की जिसे मित्सुको ने बचाया था कुछ लड़कियों को साइकिल चलाते हुए देखती है और उन्हें अलर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो उन्हें रोक पाती वो भी मार दी जाती हैं। मित्सुको अब जंगल में भागने लगती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो खौफनाक हवा से बच नहीं सकती, तो वो एक दरिया के किनारे पहुंचती है। वो इधर उधर देखती है और देखती है कि वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। खौफजदा होकर वो अपने हाथ और मुंह धोती है और एक मरे हुए स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म पहन लेती है और खामोशी से आगे बढ़ जाती है, बगैर ये जाने कि वो कहाँ जा रही है। वो एक लंबे सफ़र के बाद स्कूल पहुँचती है, जहाँ बहुत से और भी स्टूडेंट्स मौजूद थे। एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो ना सिर्फ भीगे हुए बालों के साथ थी बल्कि अजीब तरह से बर्ताव भी कर रही थी। लेकिन मित्सुको को शोभा होता है और वो इसे पहचान नहीं पाती। लड़की फिर अपना नाम एके बताती है। दरअसल वो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड थी। मित्सुको अभी भी उसे पहचान नहीं पाती और पूछती है क्या वो वाकई इसकी दोस्त है, क्योंकि उसे इस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं है। एके हंसती है और मजाक करते हुए कहती है कि मित्सुको की याददाश्त चली गई है, क्योंकि वो ये याद नहीं कर पा रही है कि वो कौन है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे मित्सुको घबरा जाती है और वो स्कूल के अंदर भागती है। एके ये समझे बगैर कि क्या हो रहा है इसके पीछे दौड़ती है। जब मित्सुको रुकती है तो एके उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि वो इतना अजीब तरीके से क्यों बर्ताव कर रही है, और उससे कहती है कि वो बगैर किसी राज के सब कुछ बताए। मित्सुको तब एके पर थोड़ा भरोसा करती है और उसे बताती है कि उसने एक बुरा ख्वाब देखा था, जिसमें इसके तमाम दोस्तों को एक खौफनाक हवा ने दो हिस्सों में काट दिया था। ये सुनकर एक ही खिड़की के पास जाती है और हाथ हिलाते हुए कहती है कि ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। हवा आम अंदाज में चल रही होती है, जिससे मित्सुको पुरसुकून हो जाती है और वाकई ये सोचती है कि ये सब एक खौफनाक ख्वाब था। इसके बाद एक के उसे अपनी दो और दोस्तों ताइको और सुर से मिलवाती है। वो चारों क्लास बंक मार कर एक झील के किनारे दिन गुजारने का मंसूबा बनाती हैं। वो खूब दौड़ती हैं और जल्दी झील पर पहुंच जाती हैं। वहाँ एके उन दोनों लड़कियों को मिंटोसो के ख्वाब के बारे में बताती है। सुर कहती है कि ये बस एक ख्वाब नहीं हो सकता, बल्कि हो सकता है किसी दूसरी दुनिया में होने वाला वाकया ऐसा होता हो जो हकीकी दुनिया के उलट हो। ये कहते हुए वो झील में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि उसने ऐसा यहाँ फेंका, लेकिन शायद दूसरी दुनिया में उसने ऐसा नहीं किया होगा। पत्थर के गिरने से बनने वाली लहरों के साथ एक खौफनाक मगरमच्छ निकलता है और उसे निगलने लगता है, लेकिन फिर ये सिर्फ सुर की सोच होती है जो वो अपनी दोस्तों को बता रही होती है। वो ये कहते हुए अपनी बात करती है कि ये सब दूसरी दुनिया में मुमकिन है। तब वो वहाँ पास में एक कंबल और एक तकिए को देखती हैं तो लड़कियाँ तकिए से खेलना शुरू कर देती हैं। फिर सब कुछ सुस्त रफ्तार में होने लगता है और परों को हवा में तैरते हुए दिखाया जाता है। तभी मित्सुको को अपनी उंगली पर एक छोटी सी खारिश और खून दिखाई देता है। इस पल में वो दूर देखती है, जहाँ वो दो लड़कियों को देखती है, जिनमें से एक दुल्हन के लिबास में और दूसरी स्कूल के यूनिफॉर्म में होती है। लेकिन उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ उसकी सोच है जो किसी ऐसे इशारे की तरफ इशारा कर रही है जिसे उसे समझना चाहिए। सुर कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हमें इसे बदल सकते हैं। क्लास में पहुंचकर
लड़कियां अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाती हैं। जब क्लास शुरू होती है तो मित्सुको अपनी जगह के करीब जमीन पर गिरा हुआ एक तकिया देखती है। वो इसे उठाने के लिए झुकती है और एके उसे कहती है कि वो इसे फेंक दे। जब वो ऐसा करती है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उनकी टीचर एक बड़ी मशीन गन के साथ आती है और पूरी क्लास पर गोलियां चलाने लगती है। मित्सुको झुकी रहने की वजह से बच जाती है। जब वो मित्सुको को देखती है कि उसकी क्लास की लड़कियां एक बार फिर मार दी गई हैं तो वो घबरा जाती है। टीचर इसके पास आती है और चीखते हुए पूछती है कि उसने उसकी क्लास छोड़ने की हिम्मत कैसे की, और पागलों की तरह हर तरफ गोलियां चलाने लगती है। उस वक्त ताएको और सुर मित्सुको को बचाने के लिए कमरे में दाखिल होती हैं। वो तेजी से दूसरे कमरे की तरफ भागती हैं और एक मेज के पीछे छुप जाती हैं। लेकिन एक और टीचर आती है और उन दोनों को मार देती है। एक बार फिर सिर्फ मित्सुको ही बचती है। वो बच जाने वाले स्टूडेंट के साथ स्कूल में भागने लगती है, लेकिन टीचर्स की फायरिंग जारी रहती है। मित्सुको और बच जाने वाले स्टूडेंट्स का एक छोटा ग्रुप वो स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वो खौफनाक हवा आती है और सबको आधे हिस्सों में काट देती है, सिवाय मित्सुको के, जो पहले से ही आहट पाकर जमीन पर गिर जाती है। बाकी सबके पास बचने का मौका नहीं होता। मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है और एक तरफ को भागते हुए मदद की तलाश में अपनी कोशिश शुरू कर देती है। वो काफ़ी दूर तक दौड़ती है और शहर के रश में पहुंचती है, जहां उसे एक पुलिस स्टेशन नजर आता है। मित्सुको अंदर जाती है और मदद मांगने की कोशिश करती है। वो कुछ बोल नहीं पाती और सिर्फ रोते हुए कुछ अल्फाज बड़बड़ाती है। जिस पुलिस ऑफिसर ने उसकी मदद की वो समझने की कोशिश करती है कि वो इतनी बेचैन क्यों है, और गौर से उसके चेहरे को देखती है। वो इसे पहचान लेती है और इसे कायको के नाम से पुकारती है। तब पुलिस ऑफिसर मित्सुको से पूछती है, जिसे वो कायको समझ रही थी, कि वो स्कूल के यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए है, जिस पर मित्सुको बहुत हैरान होती है। पुलिस ऑफिसर मित्सुको के सामने शीशा रखती है जिसमें इसकी मौजूदा शक्ल दिखती है, जो कि बिल्कुल बदल चुकी होती है। और पुलिस ऑफिसर इसे बताती है कि इसकी आज शादी है। बगैर ज़्यादा सवाल किए वो मित्सुको को इसकी शादी में ले जाती है, ये कहते हुए कि वो याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। जब वो चर्च पहुंचती है तो एके भी वहां मौजूद होती है। मित्सुको इससे पूछती है क्या हो रहा है, मगर एके उसे चुप रहने और ज़्यादा सवाल ना करने के लिए कहती है, क्योंकि वहां मौजूद तमाम लोग किसी और के कंट्रोल में हैं। जब एके उसे दुल्हन का लिबास पहनाती है तो वो इसे बताती है कि वो वही करे जो उसे कहा जा रहा है और वो घबराए नहीं। जब एके उसे तैयार कर लेती है तो वहाँ कुछ लड़कियाँ आती हैं जो इसका मजाक उड़ाती हैं, मगर एके उन तमाम लड़कियों को ख़त्म कर देती है और मित्सुको से कहती है कि वो चर्च के अंदर जाए और वहाँ मौजूद सबको ख़त्म कर दे। मित्सुको चर्च पहुँचती है, मगर वहाँ उसे एक दूल्हा के बजाय एक ताबूत नज़र आता है। इसी दौरान वहाँ मौजूद सब लोग उसका मजाक उड़ाने और उसे मारने पीटने लगते हैं। एक मेहमान ताबूत को खोलती है और उसके अंदर से खून से लथपथ एक पिग के सर वाला आदमी निकलता है। खौफज़दा मित्सुको एक टूटी हुई बोतल से इस पर हमला करती है और एक खौफनाक झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें वो और एके वहाँ मौजूद सबको मार देती हैं और चर्च से भागने में कामयाब हो जाती हैं। और फिर एके मित्सुको से कहती है कि वो भागती रहे, जबकि वो इन लोगों को भटकाने के लिए रुक जाती है जो उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ दूर दौड़ने के बाद मित्सुको एक जगह पहुंच जाती है और ख़ुद को आईने में देखती है तो वो फिर से एक दूसरी लड़की बन चुकी होती है। वहाँ पर रेस हो रही होती है। कुछ लड़कियां उसे देखती हैं और कहती हैं कि उसे दौड़ जारी रखनी चाहिए और उसे एक दूसरे नाम से बुलाती है। वो दौड़ जीतने की पूरी कोशिश करती है और अपने इन दोस्तों को याद करती है जो मर चुकी थी, ताएको और सुर। जब मित्सुको को एहसास होता है तो वो इन टीचर्स को भी देखती है जिन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को मार डाला था। भागते भागते ही महसूस करते हैं कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने उनको चर्च में रोका था उनकी तरफ आ रहे थे। वो सबसे बुरे की तवक्का करते हुए रेस के रास्ते से बाहर भागती हैं और एक नामालूम और वीरान जगह पर पहुंचती हैं। वहाँ उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़की मिलती है जो कहती है कि वो उसे रास्ता तलाश करने और ख़तरे से बचने में मदद देगी। वो लड़की उसे एक गारनुमा खाली जगह पर ले जाती है जहाँ कई और लड़कियाँ ज़ॉम्बी की तरह खड़ी होती हैं। वो लड़की जो उसे वहाँ लेकर आई थी कहती है कि उसे मरना होगा, क्योंकि सबकी मौत की जिम्मेदार वो है और अगर वो गायब हो जाए तो तमाम बुरी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। इसी वक्त एके दोबारा वहाँ आ जाती है और उसे बचाती है, ये कहते हुए कि वो इनकी बातों पर ध्यान ना दें। फिर वो उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है। वो एक सुकून वाली जगह पर पहुँचती है और एके बताती है कि ये क्या हो रहा है
वो मित्सुको से कहती है कि वो बार बार अपना असल नाम तेज आवाज में पुकारे ताकि वो अपनी असल शक्ल में वापस आ सके। एके उसे अपनी कलाइयों में बंधे धागे दिखाती है और उसे खींचने के लिए कहती है ताकि वो इस दुनिया से बाहर निकल सके। मित्सुको शुरू में उसका इनकार करती है क्योंकि वो दोबारा अपनी दोस्त को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, मगर एक ही कहती है कि यही एक रास्ता है जिससे वो आज़ाद हो सकती है। आखिरकार मित्सुको मान जाती है और वो धागा खींचती है। इसी वक्त एके दो हिस्सों में कट जाती है और एक रास्ता खुलता है जिसमें कई धागे और एक रोशनी नजर आती है। मित्सुको रोशनी की तरफ बढ़ती है और एक नामालूम जगह पहुंचती है जिसे इंसानों की दुनिया कहा जाता है। वहां वो अपने पोस्टर देखती है जिन्हें कुछ आदमी देख रहे होते हैं। एक आदमी उसके पीछे आता है और उसकी तरफ बढ़ता है और ये कहता है कि वो फ्यूचर में है। ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो आगे बढ़ती है और दोबारा एक गारनुमा जगह पर पहुंचती है। वहां वो एक बूढ़े आदमी को एक किस्म का गेम खेलते हुए देखती है। वो महसूस करती है कि इस गेम के कैरेक्टर वो इसकी तमाम शक्लें थीं। बूढ़ा आदमी बताता है कि इसने ये गेम बनाया है और वो इस पर कंट्रोल रखता है। वो ये भी कहता है कि हकीकत में वो बहुत पहले ही मर चुकी थी, मगर उसने उसके और इसकी क्लास की लड़कियों के डीएनए का सैंपल ले लिया था जिससे वो उन्हें दोबारा पैदा कर सकता था ताकि वो इस गेम में मर्दों के लिए तफरीह का जरिया बन सकें। तभी एक और आदमी वहां आ जाता है, अपनी पैंट उतारता है और बिस्तर पर लेट जाता है और मित्सुको को उसे खुश करने के लिए बुलाता है। मित्सुको बगैर किसी अमल के उसकी तरफ जाती है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे गेम के आखिरी स्टेज को मुकम्मल करना होगा और उसकी ख्वाहिशात पूरी करनी होगी। मित्सुको खौफजदा हो जाती है। वो बिस्तर पर पड़े आदमी की तरफ बढ़ती है और लेट जाती है और अपनी दोस्तों के अल्फाज को याद करने लगती है। आखिरकार वो समझ जाती है कि वो इस खेल से सिर्फ तभी बाहर निकल सकती है जब वो कुछ उलट करेगी। इसी लम्हे वो अजीब आदमी इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने गुस्से के लम्हे वो इसे दबोच लेती है और उसका गला दबा देती है। फिर वो इस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ती है जो मुकम्मल तौर पर हैरान खड़ा होता है क्योंकि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मित्सुको ऐसा करने के काबिल होगी। वो इसे रुकने के लिए भीख मांगता है, लेकिन वो पक्के इरादे के साथ इसकी तरफ बढ़ती है, इसकी छड़ी खींचती है और इसको अपने सीने में घोंप देती है जिससे वो इस दुनिया में मर जाती है। अगले मंजर में हम वहाँ वापस आते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था और इस बार मित्सुको खुद को बचाने की बजाय अपनी जान ले लेती है और यहीं इसके दूसरे रूपों के साथ भी होता है। यहाँ तक कि इस खेल का कोई हिस्सा नहीं रह जाता। फिल्म ख़त्म होती है और आखिर में मित्सुको को एक बर्फ़ से ढकी हुई जगह पर दिखाया जाता है। वो हकीकी दुनिया में वापस आने में कामयाब हो चुकी होती है और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है और वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाती है।